Hello dear students, today I am going to continue chapter 5 of OCM Standard 11 Commerce, session number 2 of Forms of Business Organization 1. In first session we discussed and I completed introductory part of that business data information, and thereafter I started the first form of the business organization, that is sole proprietorship, and I give the meaning of that one with the detail. Keep in mind it is the oldest form and simplest form. Now let's move to the other point, that is characteristics. First one, we can say it's a features. Easy to establish. If you want to start this type of the sole proprietorship, you can easily start. The process of establishing the sole proprietorship firm is very easy. ये बहुत easily start भी होता है, ये बहुत easily उसको आप run भी कर सकते हो. बिकॉज ओनली वन पर्सन है. इस पर्टिकुलर बंदे को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है. हाँ, सम ऑफ द बेसिक फॉर्मेलिटीज आर देयर, लोकल लेवल जो अथॉरिटीज है उसके लिए, तो वो कर सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी इजी. कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लॉ डू नॉट अफेक्ट. तो यहाँ किसी भी लॉ के रिलेटेड प्रॉब्लम उसको क्रिएट नहीं होगा. कॉम्प्लेक्सिटी गुचवन जिसे हम बोलते हैं, राइट, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज विल नॉट बी क्रिएटेड. Sometimes it happens that maybe some of the products are not acceptable, so that's why at that time some of the complexity related law will be created. But when you will start a legal business, why the fear is there? Okay, so easily you can start without any type of the problem. So ये affect शायद नहीं करेगा. So any person can start lawful trading at any place of his liking. तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करता है, यू कैन स्टार्ट द बिजनेस दैट इज लॉफुल, जो कायदा से हमारी कंट्री में, हमारे देश में, यानी कि और हमारे स्टेट में अलाउ है, वही बिजनेस करो. सम ऑफ दी प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू सेल द गुजरात स्टेट, दैट इज लिकर स्टोर्स, आपको मालूम है, राइट. तो आप उसके लिए बिजनेस नहीं कर सकते, दैट इज इलीगल. सो लॉफुल बिजनेस करो. कोई केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसको आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते. कई टाइप के ऐसी मेडिसिन भी है जिसको आप डायरेक्टली सेल नहीं करते. लॉफुल बिजनेस करो. जो लॉ के खिलाफ है उसमें जाना नहीं है. और ये सब कुछ करता है लॉफुल ट्रेडिंग, और वो भी कोई भी प्लेस पर अपनी लाइकिंग के हिसाब से, उसको जो पसंद है वहां पर ये शुरू कर सकता है. इसमें कोई टाइप का उसको प्रेशर नहीं है. सेकंड वन, कैपिटल. इन एसपी सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर हिमसेल्फ इन्वेस्ट द कैपिटल. हमने देख लिया वही बंदा है जो इन्वेस्ट कर रहा है. इफ ही फाइंड्स द कैपिटल इनसफिशिएंट. कई बार ऐसा भी होता है कि मेरा टारगेट है 5 लाख का इन्वेस्ट करके मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास 3 ही लाख है. अगर उसके पास सफिशिएंट नहीं है, जितना जरूर है उससे कम है, यानी इनसफिशिएंट, देन ही कैन रन बिजनेस बाय बोरोड मनी ऑल्सो. तो किसी से बोरो कर सकता है ना, अपने कहते हैं उछीना पैसा लेवा. सो ही विल बोरो द मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सम ऑफ द अदर ऑप्शंस आर देयर. ही कैन सेल द गोल्ड, ही कैन पुट द गोल्ड इन द पर्टिकुलर लॉकर, और मे बी वी कैन से दैट ही कैन सेल दैट गोल्ड. अगर उसको ऐसा नहीं करना है तो वो मॉर्गेज के तौर पर भी पैसे ले सकता है. कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसकी उस टाइम की जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है उसके ऊपर. सो वो बोरो कर सकता है. हम बोरो कोई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो किसी से पैसे लेगा, दैट्स ऑल. सो द ओनर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न दिस बोरोड मनी. तो बट नेचुरल थिंग है ना, उसने पैसे लिए तो वही देगा ना, बिकॉज ही इज द ओनली वन पर्सन, ही इज द ओनर, कंट्रोलर, मैनेजर. Okay, he is investing money, so that's why he will pay back money to the others, yani from whom he take the money. So that is the capital. Third one, power of administration. हम जिसको बोलते हैं वहीवट. सीधी भाषा में कहूँ तो एનું संचालन वहीवट कौन करશે? He, that person, खुद. So that power is in the hand of that owner. So sole proprietor himself is the administrator of business. He will run the business. Generally, the owner himself looks after the purchase, sale, collection, accounting work and other activities. तो पहला तो काम यही है कि if we want to start a small business, पैसे आ गए, कैपिटल आ गया, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो अब गुड्स परचेस करने होंगे, तो ही विल परचेस द गुड्स, देन आफ्टर ही विल सेल द गुड्स. सेल करने के बाद जो क्रेडिट पर गुड्स दिए हमने, उसका कलेक्शन भी वही करेगा, और जो पेमेंट करना है वो भी वही करेगा. वंस द कलेक्शन इज देन ही विल कलेक्ट द पर्टिकुलर अमाउंट, देन द पेमेंट इज स्टार्ट. और लास्ट में जब अकाउंटिंग वर एंड ऑफ द ईयर वो भी करना है, डेली बेसिस पर वाउचर लिखना है, राइट. उसके आगे सब अदर एक्टिविटीज भी वही करता है. सो हियर ही इज द पर्सन, ही हिमसेल्फ इज द ओनर ऑफ बिजनेस एंड ही हिमसेल्फ इज द मैनेजर. वो हमने डेफिनेशन में देख लिया लास्ट सेशन में.
वही खुद ओनर है, वही खुद मैनेजर है, सब कुछ उसको ही करना है। सो इफ नीडेड, यहाँ पर मैं बोला था, मैं बाद में बताऊंगा, ये आ गए आज। इफ नीडेड देन हेल्प कैन बी टेकन फ्रॉम द मेंबर ऑफ फैमिली, रिलेटिव्स, वी कैन से फ्रेंड्स और द सैलराइज्ड पर्सन। अगर आप खुद नहीं चला सकते तो आपके किसी फैमिली मेंबर की हेल्प ले लो। नहीं करना है तो रिलेटिव को बुला लो, नहीं करना है सब सब ये सबको साइड में कर दो, एक सैलराइज्ड पर्सन रख दो। अगर आपको मालूम कि यू आर नॉट एबल टू गिव द टाइम फॉर द बैंकिंग, जो कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते क्योंकि साइन करना पड़ेगा, विड्रॉल लेना पड़ेगा। ऐसी ज़रूरत अब नहीं पड़ती है बिकॉज हमने बैंकिंग में देख लिया सब ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका करंट अकाउंट आपको विजिट करनी पड़ती है, राइट। तो फिर एक बंदा रख लो, सैलराइज्ड पर्सन, वो सेलिंग कर लेगा बैठे बैठे शॉप पर। अगर कलेक्शन के लिए रखना है तो और दूसरा रख लो, अगर वही बंदा कलेक्शन के लिए जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अकाउंटिंग वर्क अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए भी एक बंदा रख लो। अगर उसको रखना नहीं है जॉब पर तो उसको काम दे दो हर रोज का, वो करता रहेगा, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साथ में वाउचर बनाएगा, बिलिंग करेगा, वो सब कुछ। तो ये सब जनरली उसके याद में जिसने ये शुरू किया है ओनर। तो आप सैलराइज्ड पर्सन रख लो, दैट इज असिस्टेंट और वॉट एवर। फोर्थ वन, फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजंस। सी, वो अकेला ही है तो कभी भी कुछ भी काम कर सकता है। वो अकेला है, अपने आप खुद का डिसीजन खुद ले सकता है, कब शटल खोलना है, कब शटल बंद करना है। हालांकि हम मार्केट को फॉलो करते हैं, दैट्स वाई जो भी टाइमिंग है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन सिंपल चीज़ है ना कि उसको किसी को पूछना नहीं है। सो सोल प्रोप्राइटर हैज़ फ्रीडम रिगार्डिंग द बिजनेस। सबकी इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू दी बिजनेसेस उसके पास होती है, तो उस टाइमिंग को वो फॉलो करेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसके बिजनेस के लिए वो फ्री है, सो ही परफॉर्म्स द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस विद हिज इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस। वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करेगा ना, हाउ टू बीट द कॉम्पिटिटर उसको मालूम है। ये बहुत आगे निकल गए, वो बाद में आता है 7-8 चैप्टर में, मतलब देखेंगे अब, लेकिन अभी के लिए याद रखो। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होगी बिकॉज इकोनॉमिक्स में सब आ जाता है आगे के चैप्टर में। सो वो कंप्यूटर को कैसे बीट करेगा उसके ऊपर है ना, उसके स्किल के ऊपर, उसका एक्सपीरियंस है, वही काम करेगा, उसके लिए इंटेलिजेंस भी है। सो अंडर टोटल फ्रीडम, तो सिंपली हिज इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्टाइज अंडर टोटल फ्रीडम बिकॉज ही इज द फ्री, ही इज द पर्सन, ही कैन एबल टू टेक द डिसीजन हिमसेल्फ। फ्री इन द सेंस ऑफ डिसीजन के लिए वो फ्री है, काम के लिए वो फ्री है। एंड लास्टली ही हिमसेल्फ इज द ओनर, सो ही कैन टेक क्विक डिसीजंस विद ईज, आराम से, इजीनेस के साथ और इजीली ही कैन टेक द डिसीजन। तो शायद 1 मार्क का क्वेश्चन है, हाउ द सोल प्रोप्राइटरशिप और हाउ द सोल प्रोप्राइटर इज फ्री टू टेक क्विक डिसीजंस। सिंपल, यही चीज़ आपको लिखनी है, उसके बाद अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसको सब कुछ करना है। नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी, फिफ्थ वन, लायबिलिटी फॉर पेमेंट। ये आपके पास वर्ड है ऑलरेडी बिकॉज अकाउंटेंसी में चैप्टर 1 में ये टर्मिनोलॉजी आ चुकी है। ओके, सो आपकी लायबिलिटी क्या है? द अमाउंट पेएबल और एवरीथिंग विच यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर। सो लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ दैट्स इज अनलिमिटेड फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल प्रोप्राइटर खुद का। अनलिमिटेड यानी उसकी कोई सीमा नक्की नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है कि 5 लाख तक की रहेगी, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो तो वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अगर आपने लोन ली हुई है, अगर आपने पैसा लिया और सीसी करवाया है, ओडी करवाया है, तो उसका पैसा वापस देना है, तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो यू हैव टू पे दैट अमाउंट। अच्छा, यू परचेज द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर क्रेडिटर्स एंड यू आर नॉट पेइंग मनी टू हिम, देन वो भी बढ़ता जाएगा। चलो वो बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो तो इंटरेस्ट वाला नहीं है, लेकिन वो अमाउंट तो हमें पे करना है ना। और ऑल्सो यू हैव टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डेटर्स। अगर आप रिकवर नहीं करो तो पे कैसे करोगे? सो सिंपल, लायबिलिटी फॉर पेमेंट इज अनलिमिटेड। उसका जो डेट है उस एनु जे देવું કહેવાય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, એ અનલિમિટેડ છે, રાઈટ। સો એમાં તો આપણે કશું ના કરી શકીએ बिकॉज ही इज द वन पर्सन ना, उसने खुद ही डिसाइड किया कि वही खुद सब कुछ काम करेगा। तो पेमेंट की जो पर्टिकुलर डेट की जो पेमेंट करना है वो अनलिमिटेड है। सो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स that for payment of debts the creditors can put claim on the personal properties of sole proprietor in the court of law। तो सिंपली अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो जो उसका क्रेडिटर है वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर सकता है कि इसको बेच के मुझे पैसे दो। इन सिंपल वर्ड्स लिखना हो तो लिख लेना,
Unlimited liability means owner sole proprietor is not able to pay the debt. At that time, he has to sell his own personal property and he has to pay, must be pay that amount to the creditor. आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिकॉज ये यहाँ भी आएगा, ये सोल प्रोप्राइटर के बाद पार्टनरशिप में आएगा, उसके बाद एचयूएफ में आएगा, उसके बाद कंपनी में आएगा, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में आएगा. इसका कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं से कर देना. अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स whatever the amount of debt is there, if that person is not able to pay that amount, he has to sell his personal assets. That's all. उसको खुद की प्रॉपर्टी, उसको खुद की एसेट बेचनी पड़ेगी. हम उसको एसेट नहीं बोलते, एसेट हम बिजनेस में लाते हैं, उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं बिकॉज इट इज इन पर्टिकुलर प्लेस. वो कर के लिए लाए इसलिए उसको हम वेल्थ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी अच्छा वर्ड है. हमारे कॉमर्स के लिए जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ एसेट आते हैं. सो इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इफ पेमेंट करना है अपने डेट से, जो भी बंदा है जो सोलो प्रोप्राइटर है वो क्रेडिटर को नहीं भी दे पाता तो क्रेडिटर उसका क्लेम करता है अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ. वो कोर्ट में जाएगा, लॉ के हिसाब से वो क्लेम करेगा पर्सनल एसेट के ऊपर और आपको बेचनी पड़ेगी. ओके, सो इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट व्हेन सोल प्रोप्राइटर इनकर लॉस इन द बिजनेस, डेट्स गो ऑन इंक्रीजिंग. And for payment of debts, if there are insufficient funds in the business, then the sole proprietor or the person sole proprietor is liable to pay total debts from his personal properties. तो ये ऊपर जो है उसको थोड़ा एक्सपांड ही किया और मैंने जो आपको बोला वही है कि सोल प्रोप्राइटर जब लॉस में है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि हर दिन दिवाली होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार आप लॉस में भी आ जाते हो. सो एट दैट टाइम यू हैव टू पे द अमाउंट. लॉस में भी हो तो आपको अमाउंट तो पे करनी है ना. बैंक से लोन ले रखी है, क्रेडिटर से कुछ ना कुछ गुड्स लेके रखे हैं, हाँ क्रेडिट के ऊपर. तो जो डेट्स है ना वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे. ओके, सो उसको बेचने के लिए मीन्स उसको पे करने के लिए आपको कुछ बेचना पड़ेगा. ओके, सो डेट तो आपके पास उतना तो फंड है, दैट्स व्हाई यू आर अंडर लॉस. इसलिए इनसफिशिएंट फंड है ना बिजनेस में, तो आप जो है वो खुद आपकी प्रॉपर्टी बेच सकते हो अगर आपके नाम की है तो. अगर आपके फैमिली के किसी के नाम की है तो उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता. आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ. ओके, सो सिंपली आपके नाम से वही बेची जाती है अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ. 6.1 मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी. इन सोल प्रोप्राइटरशिप एज द ट्रेडर इज द सोल ओनर ऑफ बिजनेस, तो सीक्रेसी इज मेंटेन, ऑल द सीक्रेट्स आर मेंटेन. अगर आप कुछ बना रहे हो, आपके पास कुछ ऐसी स्किल है आपका बना है, तो वो कहीं बाहर नहीं निकलेगा ना, क्योंकि आपके साथ कोई भी नहीं है. अगर एक से ज़्यादा लोग हो तो ही वो सीक्रेट बाहर आएगा ना. अगर समझ लो कि आप अच्छी सी पानी पूरी बना रहे हो, ये कॉमन चीज़ है अभी के लिए, और आप उसका बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास वो स्किल है. यहाँ मैं कोई ऐसे स्किल की बात नहीं करता जिससे आप यूज़ करके कुछ बनाओ, लेकिन आपके पास वो टाइप का कुछ ना तो है ना जिसलिए आपकी जो भी इनकम है वो हो रही है. ओके, सो आप अगर आप अच्छे कारीगर हो किसी वर्क के लिए तो भी आप उसके शॉप के थ्रू बेच सकते हो, बना सकते हो, आपकी सर्विस दे सकते हो. ओके, सो आप किसी को बताते नहीं. अगर आप शॉप में कुछ बना रहे हो, खाने की चीज़ बना रहे हो, कुछ बेच रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो जो भी है आपको प्रॉफिट कैसे कमाओ किसी को मालूम नहीं पड़ेगा सिवाय क्या आप किसी को बताओ. तो सीक्रेट्स आर देयर, तब उसको मेंटेन कर सकते हो. उसके बाद है पर्सनल कॉन्टैक्ट. अब खुद बंदा अकेला है तो उसके कॉन्टैक्ट सबके साथ अकेले ही होंगे ना, इन द सेंस ऑफ वो डायरेक्टली किसी ना किसी तरह सबको अपने कस्टमर को कॉल कर सकेगा, उसके कॉन्टैक्ट में रह सकेगा. हाउ इज सोल प्रोप्राइटरशिप एज द वर्किंग एरिया ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड. खुद अपने ही एरिया में शॉप चलाता है, एरिया भी उसका लिमिटेड है. ओके, और उसका वर्किंग एरिया बहुत बाहर भी नहीं जा रहा है, तो पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर कैन बी मेंटेन थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ओके, मेंटेन करेगा ही ना, सिंपल सी चीज़ है. अगर मेरी शॉप एक ऐसे एरिया में जहाँ पूरा रेसिडेंशियल एरिया है तो हर घर वाले मेरे पास ही कुछ ना कुछ लेने को आएंगे. तो अगर कुछ नई चीज़ आई तो मैं उसको इन्फॉर्म करूंगा ही ना, करूंगा, और शायद तो होम डिलीवरी भी दे दूँ. थोड़ी सी सिंपल नहीं. अगर मेरी शॉप मार्केट में है तो मार्केट से मुझे आगे निकलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से उनको कस्टमर को हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसके कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा. तो समटाइम इट हैपेंस, दुकान वाला आपके कैसे बहुत दिवस से आया, देखा है नहीं क्या आता, सो कोई बीजे तो नहीं जता रहा है, लाइक दैट सम ऑफ द लैंग्वेजेस आर कॉमन.
So sometimes it happens. So we have to put trust on the customer and customer must have to put trust on the particular type of the sole proprietor यानी शॉपकीपर के ऊपर. दोनों साथ में रहेंगे तो बिजनेस अच्छी तरीके से चलने ही वाला है. लेकिन मेन जो काम है, कस्टमर इज द किंग ऑफ द पर्टिकुलर मार्केट. आपको मालूम है पूरी मार्केट का किंग है, तो उसको हमें ही अप्रोच करने का. गांधी जी की लैंग्वेज में बताओ तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा, वो हमारे पास भले ना आए. दैट इज द थिंग. ये भी है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप. ओके, आप देखेंगे चैप्टर नंबर 11 में इकोनॉमिक्स में. सो मेंटेन करो कस्टमर के साथ कांटेक्ट बाय कीपिंग फोकस ऑन द चेंजिंग टेस्ट ऑफ कस्टमर्स, देयर रिक्वायरमेंट, फैशन, डिमांड एटसेट्रा. मोर सेटिस्फेक्शन कैन बी गिवन टू कस्टमर्स. ये मैंने स्पीड में थोड़ा सा ले लिया, लेकिन कीप इन माइंड दिस थिंग कि मोस्टली वी आर पुटिंग फोकस ऑन द पर्टिकुलर टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स आर ऑलवेज डिमांडिंग द डिफरेंट ऑफ द थिंग्स एवरी टाइम. He's demanding the different type of things. He will looking after the advertisement always and always. He's watching the advertisement and then after demanding the thing. So you have to fulfill their needs. Okay. Some of the requirements are different than the last one. Okay. Fashion. He will maybe follow the fashion. Also, he's demanding that things which are not is available with you. So etc. So all these things will satisfy that person. तो हमको ये सब कुछ कस्टमर को देना है. Okay. So that's why you have to keep touch in the particular customers contact number, or you have to cut touch with that person every day or frequently. Okay, next one, 8 and the last one, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. खुद बंदा खुद स्टार्ट करता है, खुद ही ओनर है. कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ. सो मे बी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर लेवल से नीचे के लेवल तक सब उसके ही हाथ में. सेंट्रलाइजेशन यानी एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ दैट पर्सन. डिसीजन मेकिंग, बाइंग, सेलिंग सब कुछ देख लिया. तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर हिमसेल्फ इज द मैनेजर. He will manage the business. So there is a centralization in ownership and management. तो वही खुद बंदा उसका ओनर है, वही खुद उसको मैनेज करेगा थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द पर्टिकुलर टाइम पीरियड. अगर उसको हेल्प चाहिए तो वो ले लेगा. सो सिंपली देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन इन द वर्क, ओनरशिप, मैनेजमेंट, एवरीथिंग. So in other business organization, we can say partnership firm, cooperative society, HUF, companies there. The owner and management are different entities. Keep in mind this word for a particular lifetime. It is not only for the syllabus, it is for the particular type of the business also. So when you are starting any type of the sole proprietorship, you are the manager. That's why it is centralization. You are the owner. But if organization change, owner and manager, both the things are different. दोनों चीज अलग अलग है. कंपनी अपने नाम से कहलाती है, उसके चेयरमैन, उसके एमडी, उसके मैनेजर्स, सबका कांटेक्ट किसी भी कस्टमर के साथ नहीं होता है, वो नाम से काम करती है. ऐसा ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ऐसा ही पार्टनरशिप फॉर्म में. वन बाय वन वी लुक आफ्टर दैट वन. ओके, जैसे जैसे आगे जाएंगे हम अलग अलग फॉर्म्स को देखते जाएंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे. I will start the next session with the advantages. Some of the points are same as in characteristics. So once again we will repeat that one with that advantages and then after some of the disadvantages. Thank you very much.